वर्कशीट 2 कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में है। इसमें कहते हैं 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, बनाओ। जो एक मैट्रिक्स होगी उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। आप देखो जैसे 2x2 की बात हो रही है तो कम से कम हमें ये तो पता है ना कि ये होगा A11, A12, A21 और A22। अगर ये चारों एलिमेंट्स हमें मिल जाए तो हमारी मैट्रिक्स बन जाए। आप देखो हमें सबसे पहले चाहिए A11। आपने I की जगह क्या लिखा, J की जगह क्या लिखा, तो I की जगह 1 लिखने से बन गया ये 21। ठीक है, तो कितना बन गया, 2 × 1 - 1 से आ गया 1। फिर बारी आई A12 की, I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 2 - 2 कितना हुआ, 0। फिर आपको चाहिए A21, तो I की जगह 2, J की जगह 1, आया 3। और फिर आया A22, 22 का मतलब हो गया 2 × 2 माइनस में 2 से आ गया हमारे पास 2। तो मैट्रिक्स हमारे पास जो बन के आई है, ठीक है, वो आई है 1 0 3 और 2। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि एक 3x4 की मैट्रिक्स हमें बनानी है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उन एलिमेंट्स के लिए कंडीशन हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, Bij जो है वो I/J का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ऑनेस्टली बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस किस को नहीं आता? नहीं आता। ओके, सुने ध्यान से सुनिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, पहली बात, हर स्ट्रेट ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता अनलेस अनटिल वो मेंशन ना करा गया हो कि बात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हो रही है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपको अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से होता क्या है पहले वो सीखेंगे। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज हो सकती हैं, दो तरह की क्वांटिटीज है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये आगे बहुत आने वाला है। जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनमें वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही डाल देते हैं। ठीक है, हमने 6 एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी है। हमने यहाँ पे लिखा 2 - 9 99। आप देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अंदर कोई इंटीजर है, क्या ये तीनों इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ नहीं करता, वो डायरेक्ट सेम वैल्यू दे देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ तभी इफेक्टिव हो पाता है जब अंदर इंटीजर नहीं होता। अंदर इंटीजर नहीं होता तब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1.99, मैंने यहाँ लिखा माइनस का 1.99, यहाँ लिखा मैंने माइनस का 9.99 और एक मैंने लिख दिया 1.01। आप देखिए ये अंदर वाला नंबर इंटीजर है या नहीं है? इंटीजर नहीं है। 1.99 में डेसिमल है ना, डेसिमल पार्ट होना मतलब इंटीजर ना होना, फ्रैक्शनल पार्ट होना मतलब इंटीजर ना होना। तो ये आप इस नंबर को नंबर लाइन पर सोचो, कहीं नंबर लाइन पर ये नंबर होगा, किस किस के बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में। हमें कभी भी राइट साइड वाले पे ध्यान ही नहीं देना। ये लेफ्ट साइड में क्या है, ये 1 के इक्वल होगा बस। ये हमेशा इक्वल टू किसके होता है? लेफ्ट साइड के इंटीजर के इक्वल हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इंटीजर है तो सेम रहेगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो लेफ्ट साइड के इंटीजर के इक्वल होगा। तो बताओ ये कितना होगा? -9 नहीं होगा, ये माइनस का 10 होगा, क्योंकि नंबर लाइन बना के देखो आप, माइनस का 9.99 के लेफ्ट में -10 और इधर -9 होता है। मैंने कहा था आपको ध्यान सिर्फ कहाँ देना है? लेफ्ट साइड के इंटीजर पर। इससे बताओ क्या आएगा? -, इससे क्या आएगा? आई थिंक क्लियर हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लेफ्ट साइड के नियरेस्ट इंटीजर के इक्वल होता है।
इसका एक भाई भी होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट उसका कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता, वो राइट साइड के इंटीजर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसका एक और तीसरा भाई होता है जिसे हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे किसी दिन समय मिलने पर। वो थोड़ा काम का फंक्शन हो सकता है, अभी तक तो नहीं हुआ है। आप देखिए हमारे को 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। आप देखो 3/4 की बात होती है तो हमें A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, A14, 3 रो 4 कॉलम, 3 रो ऐसे ही आएंगी, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ठीक है, गलती करी वैसे, ए की बजाय क्या होना था इनको, बी होना था, क्योंकि क्वेश्चन में बी दिया हुआ है। ठीक है, समझ जाओगे इतना तो चल जाएगा। अब जरा देखो, हमें सबसे पहले जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है B11 की। ठीक है, तो B11 जब हम निकालेंगे तो I की जगह 1 और J की जगह 1 और 1/1 से आया 1, और 1 तो इंटीजर है तो इसलिए आंसर आ गया इसका डायरेक्ट 1। अगर ये इंटीजर नहीं होता तो हम लेते लेफ्ट साइड का इंटीजर। अब बारी आती है किसकी, B12 की। B12 का मतलब हो गया 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5, और 0.5 से आ जाएगा आपका 0, क्योंकि 0.5 के लेफ्ट में क्या आता है, 0 आता है। फिर बारी किसकी आई, B13 की। B13 देखे तो आएगा 1/3, और 1/3 होता है 0.333, कुछ भी हो लेकिन आने वाला है ये 0। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। अब हमारी बारी आती है किसकी, B14 भी अभी तो B14 की अगर हम बात करें तो ये हो गया 1/4, जो बन गया 0.25 से कितना आया, 0 आ गया। समझ में आ रहा है, लेफ्ट साइड का नियरेस्ट इंटीजर। अब बारी आती है किसकी, B21 की, तो 2/1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 2 ही आ गया। फिर बारी किसकी आई, B22 की। आप देखें 2/2 से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो खुद 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटीजर पार्ट ही है। फिर आता है B23 कितना हो जाएगा, 2/3, और 2/3 होता है 0.666 एंड सो ऑन, और इससे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आता है B24 का मतलब हो गया 2/4 से आ गया 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 से आ गया हमारे पास 0। अब बारी आती है किसकी, B31 की, और B31 की बात करें तो 3/1 से आ गया 3। फिर बारी आई B32 की, तो ये हो गया 3/2, और 3/2 से आ गया 1.5, और 1.5 से आ गया 1। फिर आया B33, तो ये हो गया 3/3 से आ गया 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता है। इसके बाद आता है B34, और 34 करेंगे तो 3/4 से आ गया 0.75, और 0.75 से आ जाएगा 0। तो अगर हम बनाए मैट्रिक्स तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो आई है 1 0 0 0, 2/2 से आया था, फिर हमारे पास 2 1 0 0, फिर हमारे पास आया था 3 3 1 1 0, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं एक 3/4 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो जिसका नाम B है, जो Bij के इक्वल है। साथ में कहा गया कि Bij जो है वो कैलकुलेट होगा I/J के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। कितने बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से आता है, कम है, तो ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हैं। पहला मिथ कि जब भी आपको स्ट्रेट ब्रैकेट दिखाई देते हैं तो आप लोग ये सोचते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नहीं, जब तक वो लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में तब तक आप स्ट्रेट ब्रैकेट को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। अगर उन्होंने बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तभी आप उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानेंगे, परंतु ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है, होता क्या है, क्या कहानी है इसकी, सुनो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर दो तरह की वैल्यूज हो सकती हैं। एक तो वो जो इंटीजर होती हैं, एक
जब वो इंटीजर्स नहीं होती। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ नहीं करता है और आंसर वही इंटीजर आता है जो ऑलरेडी अंदर आपने लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, आप उस नंबर को नंबर लाइन पे सोचो। तो हमने सोचा 1.7, यहां सोचे जैसे तो 1.99, इसे भी सोच सकते हैं इजीली 2.01, इसे भी समझ सकते हैं माइनस का 1.9, इसे भी समझ सकते हैं माइनस का 2.99। आप देखो नंबर लाइन पर इसके लेफ्ट में भी एक इंटीजर होगा, राइट में भी एक इंटीजर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लेफ्ट वाले इंटीजर के इक्वल होता है। लेफ्ट में भी कौन सा, कह रहे थे इसके लेफ्ट में तो बहुत सारे हैं, लेफ्ट में जो सबसे पास में होता है, पहले आ रहा है, तो 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना बन जाएगा 1। 1.99 का कितना बनेगा 1 बनेगा। हमें हर हालत में लेफ्ट का इंटीजर देखना है, ये नहीं कि इसके पास में तो 2 है, राउंड ऑफ नहीं कर रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है लेफ्ट साइड की नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। आप देखो इसका लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या आएगा 2 आएगा। अब मैं राइट में बनाऊंगा ही नहीं, लेफ्ट में क्या आएगा माइनस का 2, और अब क्या आएगा माइनस का 3। तो नेगेटिव वालों में केयरफुल रहिएगा। कई सारे बच्चों के मन में से आवाज -1 निकल रही थी, कई सारे बच्चों के मन में से आवाज -2 निकल रही थी, जबकि बता दिया था -1 नहीं होना था। समझ में आ गया? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हमारे को क्या बनाना है, 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। 3/4 का मतलब हुआ उसमें बी है आपकी बात, बी दिया हुआ ना, तो B11 चाहिए, B21 चाहिए, B31 चाहिए, रो तो 3 ही चाहिए, कॉलम B12 चलेगा, B13 और B14 तक कहानी जाएगी, B22, B23, B24 से जाएगी, फिर B32, B33 और B34 से बात जाएगी। समझ में आया? हमें ये बनाना है। इसे बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम B11 पे ध्यान देंगे, फिर B12 पे, और फिर B13 पर, फिर B14 पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए ये आएगा 1/1, क्यों I/J है, आसान है ना, I/J, और 1/1 से कितना आया 1 आ गया, और 1 का इंटीजर फंक्शन 1 हो जाता है। अब B12 से क्या हो गया 1/2, 1/2 का 0.5, और 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, फिर आया 1 और 3, तो बन गया 1/3 से बन गया 0.333 से आ गया 0, फिर B14 से आया 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 से कितना बनेगा 0 बनेगा। समझ में आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बारी किसकी है, B2 वालों को ले लें तो फ्री हो जाएगा हमारे पास। एक और निकाल देता हूँ, B21 और B22 और B23 और फिर B24, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/1, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2/2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2/3, और फिर क्या आएगा 2/4। अब देखो 2/1 से क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा जल्दी हो गया ऐसे, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा 0.666 एंड सो ऑन, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये 0.5 है तो इससे 0 हो जाएगा। आई थिंक तुम लोगों की समझ में आ चुका है। हो गए, वर्कशीट खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/2 ऑर्डर की, और इसके लिए यहाँ कंडीशन प्रोवाइडेड है। ये कंडीशन कंडीशनल है, इसे हम अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं।
कोई भी ऐसा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में हो जिसमें आपको इस तरह से नजर आए, इसे हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हाँ बताएंगे, वैसे ये चैप्टर 5 में आएगा डिटेल में। फिलहाल हमें 3-2 चाहिए। 3-2 का मतलब है आपको 3 रो चाहिए, तो A11 भी चाहिए, A21 भी चाहिए, A31 भी चाहिए। कॉलम कितने चाहिए? 2 ही चाहिए, तो A12 आएगा, A22 आएगा और A32 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए 1 बाय 1 हम सोचेंगे। सबसे पहले हम A11 की बात करते हैं। इनमें पहली वैल्यू को हम I मानेंगे, दूसरी वैल्यू को J। फिलहाल आप ये बताओ क्या I J के बराबर है या नहीं? अगर ये इक्वल है तो कंडीशन ये अप्लाई होगी, और ये कंडीशन है हमारे पास 2I प्लस J। वेक्टर की आदत पड़ी हुई है J। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा A12। आप देखो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2, तो I की वैल्यू J से कम है, तो कंडीशन कौन सी लगेगी? I² प्लस J²। तो अब की बात सब में एक ही फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमें I J के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा कि फॉर्मूला क्या लगेगा। वैसे A अगर हम बात करें 2-1 की, तो I की वैल्यू J से ग्रेटर है, फिर से अप्लाई हो गया 2I प्लस J। फिर अगर हम बात करें A22 की, तब भी ये दोनों इक्वल है, तो फिर से अप्लाई हो जाएगा 2I प्लस J। फिर बारी आई A31 की। आप देखो I की वैल्यू J से ग्रेटर है, तो अगेन हम यूज कर रहे हैं 2I प्लस J। और A32 में देखें तो फिर से अप्लाई हो रहा है 2I प्लस J। इसका मतलब सिर्फ एक वैल्यू को छोड़कर हर जगह 2I प्लस J अप्लाई हुआ। अब देखो I की जगह 1 और J की जगह 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1 से आ गया 3। I की जगह 1 और J की जगह 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 5। I की जगह 2 और J की जगह 1, तो आंसर आ गया 5। और I की जगह 2, J की जगह 2, तो 4 प्लस 2 करने से आ गया 6। I की जगह 3 और J की जगह 1 से आ गया 6 प्लस 1 से आंसर आ गया 7। और अगर यहाँ 3 लगाएं तो 3 2 जा 6 प्लस 2 करें तो आ गया 8। और हमारी जो मैट्रिक्स बननी थी 3/2 की, वो बन गई है 3 5 5 6 के साथ 7 8। सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4/3 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जो दिया हुआ है Aij के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है -1 रेज़ टू पावर I प्लस J और 2I रेज़ टू पावर J। तो हमने देखा भी ठीक है 4 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है 4 रो बना ली, 3 कॉलम बना लिए, एक मैट्रिक्स। अब हमारे को बस इसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, तो I और J की वैल्यू 1 1 है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 की पावर 1, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया, तो आंसर 2। इसके बाद बारी आई 1 2 की, तो -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 और 2 इंटू 1 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, तो यहाँ से आ गया माइनस का 4। ठीक बात। अब इसके बाद बारी किसकी आती है A13 की, तो -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 और 2 इंटू 3, गलत, 2 इंटू 1 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 8। नेक्स्ट चाहिए हमें A14, तो -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 4 और यहाँ पर आ गया 2 इंटू 1 रेज़ टू पावर 4, तो यहाँ से आ गया 16 माइनस का। समझ में आ रहा है? इसी के साथ बाकी वैल्यू निकाल देना, काम हो जाएगा। ठीक है, 14 की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो हमें 1 तक और आगे निकाल